दोस्तों, तो आज डेट है 28 जनवरी 2022। द हिंदू एडिटोरियल का डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए, आज हमारे दो एडिटोरियल इंपॉर्टेंट हैं। एक तो रॉन्ग रूट एडिटोरियल आया है, दूसरा है इंडिया की इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने से रिलेटेड। तो रॉन्ग रूट में केरला गवर्नमेंट का आर्टिकल है, दूसरा फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये जो एडिटोरियल की वीडियो है या फिर वकैब की वीडियो, आप कुछ भी कह लें, इस पर जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन रहती है हमेशा 0 से 30 सेकेंड रहती है। मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग नहीं है और मैं भी ढंग से बना नहीं पा रहा हूँ एडिटोरियल डिस्कशन, तो शायद आप लोग नहीं देखते हैं, इसलिए मैंने सोचा है कि इसमें जो है 3 घंटे जाने की बजाय मैं ESI ARD पे वापस फोकस करूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। तो मंडे से वापस हम लोग ESI ARD अपलोड करेंगे। एडिटोरियल डिस्कशन को मैं स्टॉप कर दूंगा, क्योंकि 30 सेकेंड अगर एवरेज व्यू ड्यूरेशन आता है तो इसका मतलब इंटरेस्टिंग नहीं है। इवन PIB और करंट अफेयर्स पे 10 मिनट आता है एवरेज व्यू ड्यूरेशन, इसका मतलब वो इंटरेस्टिंग भी है और मेरी मेहनत भी उस पर सफल होती है। तो चलिए आज का पहला आर्टिकल देखते हैं। रॉन्ग रूट, गलत रास्ता चुना है केरल गवर्नमेंट ने। क्यों? क्योंकि जो आपका लोकायुक्त लॉ है केरल का, उसको डाइल्यूट करने का काम कर रही है केरल गवर्नमेंट एक नए ऑर्डिनेंस अध्यादेश के द्वारा। ठीक है, और इस पर सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, केरला गवर्नमेंट क्या चाहती है, इसका जो लोकायुक्त लॉ है, कानून है, उसको डाइल्यूट करना चाहती है केरल गवर्नमेंट। इसके लिए एक नया अध्यादेश लेके आई है। केरल गवर्नमेंट का जो ये प्रपोजल है कि लोकायुक्त एक्ट में कुछ संशोधन किए हैं, ये प्रश्न उठाता है कई सारे, और जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन है कि लोकायुक्त एक्ट में संशोधन किए हैं। अब लोकायुक्त आप शब्द सुन रहे हैं, तो लोकायुक्त मतलब क्या होता है? देखिए, लोकायुक्त एक तरह से देखा जाए इंडियन पार्लियामेंट्री ऑम्बड्समैन है। जैसे बैंकिंग में ऑम्बड्समैन होता है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का ऑम्बड्समैन है लोकायुक्त। राज्यों में लोकायुक्त होता है और केंद्र में लोकपाल होता है। तो केंद्र सरकार के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके लिए जांच करने का काम करता है लोकपाल। वही राज्यों में जो विधायक होते हैं या मंत्री लोग होते हैं उनके खिलाफ जांच करता है लोकायुक्त। जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था, जिसको हेड किया था मोरारजी देसाई ने, उन्होंने कहा भैया एक लोकायुक्त होना चाहिए हर राज्य में, जहां पर सिटीजन्स की शिकायतों का निवारण किया सके एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जो प्रॉब्लम वो लोग फेस कर रहे हैं। उसके रिकमेंडेशन पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा पहली बार इंप्लीमेंट किया गया 25 अक्टूबर 1972 को। 25 अक्टूबर 1972 को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया, लोकायुक्त एक्ट पास कर दिया। और इंडिया में पहली बार लोकायुक्त स्थापित करने वाला राज्य है महाराष्ट्र। ये जरूर याद रखिएगा आप। तो ये है लोकायुक्त का स्टार्टिंग पॉइंट। बाकी केरला गवर्नमेंट ने जल्दबाजी में डिसीजन लिया है, वो बात अलग है, देख लेते हैं। हालांकि जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है, इस पर अभी भी लीगल ओपिनियन ले रही है इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए, जो कि प्रपोज्ड अमेंडमेंट उसके द्वारा किए जाने हैं। इट डज गिव एन इम्प्रेशन दैट इट इज इन एन अनसीमली हरी। ये दिखा रहा है कि जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है वो कई जल्दबाजी में है। ठीक है, वो एंटी करप्शन जुडिशियल बॉडी को डाइल्यूट करना चाहता है, ताकि जो पब्लिक सर्वेंट हैं, अब एंटी करप्शन जुडिशियल बॉडी लोकायुक्त जो है, ये पब्लिक सर्वेंट को अपना ऑफिस छोड़ने के लिए कह सकता है अगर वो करप्शन में इन्वॉल्व पाए गए। अब केरल गवर्नमेंट ऐसा चाहती नहीं है। ठीक है, तो अगर एलिगेशन सब्सटेंशिएटेड पाए गए, यानी लोकायुक्त ने जांच की और एलिगेशन जो उस पर आरोप लगे हैं वो सब्सटेंशिएटेड यानी सही पाए गए, तो पब्लिक ऑफिस होल्डर को अपना ऑफिस छोड़ना होता है। राज्य सरकार यानी केरल गवर्नमेंट ये चाहती नहीं है। अपोजिशन का क्रिटिसिज्म क्या है कि ये लोकायुक्त को डाइल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, लोकायुक्त एक्ट 14 का जो प्रोविजन है ये मोस्ट स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है। ये अपोजिशन का कहना है कि यही तो जरूरी है लोकायुक्त के होने के लिए। अगर ये 14 नहीं होता है तो डर कैसा रहेगा? अगर करप्शन में इन्वॉल्व पाने जाने के बाद अगर किसी भी अधिकारी को उसका ऑफिस ही नहीं छोड़ना पड़े तो डर किस बात का? तो लोकायुक्त को यही प्रावधान बनाता है और आप उसको ही डाइल्यूट करना चाहते हैं। चाहे वो कांग्रेस की यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट हो या बीजेपी हो केरल में, जो कि अपोजिशन में है, उनका कहना है गवर्नर नॉट टू प्रमलगेट द ऑर्डिनेंस क्लियर्ड बाय द कैबिनेट। उनका कहना है जो गवर्नर है, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान केरल के, उनको प्रमलगेट नहीं करना चाहिए, इस पर विचार भी नहीं करना चाहिए जो कैबिनेट द्वारा ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। ऑपोजिशन पार्टीज हैज सजेस्टेड दैट द प्रपोजल में बी लिंक्ड टू ऑन गोइंग इंजरीज बाय लोकायुक्त अगेन मेंबर ऑफ द कैबिनेट। ऑपोजिशन यानी जो विरोधी पार्टी, उनका कहना ये है कि केरल में ये ऑर्डिनेंस इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि कुछ लोग कैबिनेट में बैठे हैं
और लोकायुक्त ने उनके खिलाफ इंक्वायरी की है और वो सही पाई गई हैं। वर्तमान में जो प्रशासन है, रिजीम है, हैज़ बीन एडवर्सली अफेक्टेड बाय द पर्टिकुलर प्रोविज़न, उस पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ये सेक्शन जो 14 है ना, इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि अगर ये लोग करप्शन के जो एलिगेशन लगे वो सही पाए गए तो इन कैबिनेट के पद से इनको रिज़ाइन करना पड़ेगा। अप्रैल 2021 में जो मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन माइनॉरिटी अफेयर्स थे, केटी जलील, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था क्योंकि लोकायुक्त ने इनको गिल्टी पाया था नेपोटिज्म का, यानी भाई भतीजावाद का इनको गिल्टी पाया था केटी जलील को केरल में। उस बात से जो केरला गवर्नमेंट है बहुत डर गई, क्योंकि उस समय ये हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर थे, यानी कैबिनेट में थे। ऐसे समय में लोकायुक्त ने इन पर भाई भतीजावाद का आरोप लगा दिया और सही पाया गया। आरोप तो कोई और लगाता है, खैर सही पाया गया तो उनको रिज़ाइन करना पड़ा। वर्तमान जो शासन व्यवस्था है केरल में, उनको ये रियलाइज़ हुआ है ओनली आफ्टर दिस एपिसोड द इम्प्लीकेशन ऑफ द बाइंडिंग नेचर ऑफ लोकायुक्त डिक्लेरेशन दैट अ पब्लिक सर्वेंट अगेंस्ट होम एन एलिगेशन इज सब्सटेटेड शुड नॉट कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस। तो केरल गवर्नमेंट चाहती है कि वर्तमान में जो प्रोविज़न है कि लोकायुक्त का डिसीजन मैंडेटरी है उस पब्लिक सर्वेंट पर, अगर वो एलिगेशन प्रूफ हो जाते हैं, सही पाए जाते हैं, तो उसको अपना ऑफिस वैकेट ही करना पड़ेगा। और ये डिसीजन जो लोकायुक्त का है ये बाइंडिंग है अपने नेचर में, यानी मानना ही पड़ेगा। अब केरल गवर्नमेंट इसको अमेंड करना चाहती है कि मानना ना मानना ये सरकार पर छोड़ देना चाहिए। इट इज स्टैंड, ये अद्भुत है, अजीब है। गवर्नमेंट नाउ सेज द सेक्शन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल व्हेन इट कुड हैव बीन चैलेंज्ड बाय मिस्टर जलील हिमसेल्फ। और खास बात यह है कि गवर्नमेंट अब इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रही है, जिस सेक्शन को खुद मिस्टर जलील ने चैलेंज किया था। मतलब एलिगेशन के आरोप भी सही पाए गए मिस्टर जलील पर, नेपोटिज्म उन्होंने फैलाया, अब वही जो है इस सेक्शन को कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं और गवर्नमेंट उनका फेवर कर रही है कि भैया इस सेक्शन पर अमेंडमेंट लाना चाहिए और सेक्शन को हटा देना चाहिए। गवर्नमेंट हैज़ डिफेंडेड द प्रपोज्ड ऑर्डिनेंस ऑन द ग्राउंड दैट द सेक्शन अमाउंट्स टू रिमूवल ऑफ मिनिस्टर ड्यूली अपॉइंटेड एट द गवर्नमेंट एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड वायलेट्स आर्टिकल। अब जो केंद्र आपकी केरल गवर्नमेंट है उसका कहना यह है कि जो ऑर्डिनेंस लाया गया है वो हमारे संविधान को डिफेंड करता है। क्यों डिफेंड करता है कि आर्टिकल 163, 164 ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि किसी मिनिस्टर, राज्य में किसी मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट मुख्यमंत्री की सलाह के बाद गवर्नर द्वारा किया जाता है और उसको हटाया भी गवर्नर द्वारा जा सकता है, यानी रिमूवल भी गवर्नर द्वारा ही किया जा सकता है। किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर। लेकिन अगर लोकायुक्त किसी को गिल्टी पाता है और को कह देता है हटने के लिए, तो हट जाएगा। तो इस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन का उल्लंघन है। ये देखिए, मतलब कि अजीब सा तर्क लेके आए हैं वो, ठीक है। तो ये कहते हुए वो अपने ऑर्डिनेंस को सही साबित करना चाहते हैं कि हम सही ला रहे हैं, वरना कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का वायलेशन हो रहा है। फर्दर देयर इज नो प्रोविजन फॉर अपील। उसके बाद लोकायुक्त एक्ट में कोई प्रोविजन भी नहीं कि आप इसके अगेंस्ट, संविधान में कोई प्रोविजन नहीं है कि क्यों हटाया या किसी मिनिस्टर को क्यों अपॉइंट किया गया, क्योंकि अपील नहीं कर सकते। इट प्रपोजेस टू अमेंड इट टू द इफेक्ट दैट द गवर्नर एंड गवर्नमेंट अथॉरिटी में डिसाइड ऑन लोकायुक्त फाइंडिंग विद इन 3 months। अब ये जो ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, इस ऑर्डिनेंस कहा गया है कि जो लोकायुक्त की खोजबीन है उस पर गवर्नर, गवर्नमेंट या फिर अथॉरिटी को 3 महीने में अपना डिसीजन देना होगा। ये नहीं कि तुरंत उसको ऑफिस खाली करना पड़ गया। इट ऑल्सो सिक्स टू प्रोवाइड फॉर एन अपील वाइल दीज आर वैलिड पॉइंट। हालांकि भले ये वैलिड पॉइंट हैं, लेकिन अभी भी इन पर क्वेश्चन उठाया जा सकता है जिस गलत तरीके से ये ऑर्डिनेंस लाया गया है। It is also curious that the provision is now considered unconstitutional when it was an earlier LDF regime headed by E.K. Nayyar that enacted the law in 19। अब देखिए वर्तमान में कितनी अजीब बात है। क्यूरियस मतलब क्या होता है? क्यूरियस मतलब ये होता है, ये भी उत्सुक करने वाली बात है कि भाई जिस आर्टिकल को, जिस सेक्शन को ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता रहे हैं लोकायुक्त एक्ट के, ये सेक्शन लाया भी इन्हीं की गवर्नमेंट में गया था 1999 में। 1999 में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की जब गवर्नमेंट थी केरल में, तभी ये सेक्शन लाया गया था और आज उसी सेक्शन को आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा डिस्कशन है आज के एडिटोरियल में। लेजिस्लेशन वाज क्वाइट अहेड ऑफ इट्स रिजीम। जो ये कानून बन रहा था उस समय, वो उसकी सोच से बहुत आगे था। It envisaged removal of public servant from office following an adverse judicial finding long before the Supreme Court paved the way for automatic disqualification of an elected representative upon conviction। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि अगर जो इलेक्टेड पर्सन है, यानी कि विधायक या फिर राजनेता कोई भी,
इन पर सिर्फ FIR हो जाए तो इनको अपना पद नहीं छोड़ना पड़ेगा ना, अगर इनको सजा हो जाती है, कन्विक्शन हो जाता है, तो इनको सजा मतलब सजा होने के बाद इनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन केरल गवर्नमेंट के लिए एक राहत की सांस है। मेरे ख्याल से उसी आधार पर ये लोग जो है इस बात को कह रहे हैं कि भले ही वो जुडिशियल बॉडी है लेकिन सजा तो नहीं दे सकती, पद क्यों छोड़ना, अभी कोर्ट में केस चलेगा, जब सजा हो जाए फाइनली। केरल गवर्नमेंट का ये तर्क है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर भी कहीं इस रास्ते में है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस क्लॉज को स्ट्रक डाउन कर दिया था, ठीक है। दैट सेव द सर्विंग लेजिस्लेटर, जो उस समय के वर्तमान सेवा में विधायक और MP थे, उनको बचा लिया गया डिस्क्वालिफिकेशन से, क्योंकि कन्विक्शन तब तक नहीं माना जाता है जब तक फाइनल अपील जो है विड्रॉल ना हो जाए। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट तक कन्विक्शन जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कन्विक्शन नहीं दिया है, तो मतलब कन्विक्शन नहीं माना जाएगा। जब अंततः लास्ट कन्विक्शन तभी माना जाए जब आपको सजा हो ही जाए, आप अपील ना कर पाओ, तो कन्विक्शन माना जाए। तो इस तरह तो 60 साल लग जाते हैं हमारे देश में, इस तरह से कोई सजा होगी नहीं किसी को, ठीक है। द regime truly disposed toward corruption free governance should not normally be worried about law and allow an independent judicial forum to direct a public servant। देखिए जो प्रशासन है, इस तरह से वो करप्शन फ्री गवर्नमेंट का जो रिजीम था उसको जो है क्या कर रहा है, डिस्पोज कर रहा है। क्योंकि करप्शन फ्री गवर्नमेंट का ये होना चाहिए कि अगर कोई जुडिशियल फोरम के तहत गुनहगार पाया गया है तो उसको अपना पब्लिक ऑफिस तुरंत छोड़ ही देना चाहिए। लेकिन केरल गवर्नमेंट का डिसीजन ये दिखाता है कि गवर्नमेंट जो है करप्शन को बढ़ावा दे रही है। इफ़ इट हैज़ वेल फाउंडेड रिजर्वेशन अबाउट द प्रोसेस, इट शुड नॉट बी कैरी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग रिलेवेंट अमेंडमेंट इन द असेंबली। कैरी मतलब क्या होता है, देखिए कैरी मतलब होता है कर्तव्य, ठीक है। अगर वाकई में ये राज्य सरकार ये व्यवस्था को बरकरार रखती, रिजर्वेशन रखती है करप्शन फ्री गवर्नमेंट का अपने माइंड में, यानी स्थान रखती है, तो उसको ये अमेंडमेंट जैसा जो लाए हैं संशोधन, उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, इसका कर्तव्य का पालन नहीं करना चाहिए एक तरह से, कि ये संशोधन लेके आप एक तरफ दिखा रहे हैं कि हम करप्शन फ्री हैं, दूसरी तरफ अमेंडमेंट ला रहे हैं करप्शन को बढ़ावा देने वाला, तो ये ठीक नहीं है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है इनफॉर्मल इकोनॉमी के क्या क्या चैलेंजेस हैं, उस पर बात की गई है। तो इनफॉर्मल इकोनॉमी, फॉर्मल इकोनॉमी, इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाला नहीं है, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा सा बस इतना बता देता हूँ इनफॉर्मल इकोनॉमी क्या होता है, फॉर्मल इकोनॉमी क्या होता है। और ये देखिए, ये है आपका जैसे रिलायंस है, वो है आपका फॉर्मल इकोनॉमी, संगठित क्षेत्र। अगर आप एक भी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम में शामिल हैं, चाहे वो EPF हो, ESIC हो, कुछ भी हो, अगर आप सोशल सिक्योरिटी स्कीम आपको मिल रही है आपके जॉब की वजह से और सैलरी टाइम पे आती है, तो आप फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट हैं। और अगर आपको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, सैलरी टाइम पे नहीं आती है, तो आप इनफॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट हैं। इतना बेसिक सा आइडिया आप देख लीजिए। तो इस आर्टिकल में यही बात की गई है। फॉर्मल इकोनॉमी क्या हो गई, सोशल सिक्योरिटी का फ़ायदा मिल रहा है आपको जॉब करते समय। इनफॉर्मल क्या हो गई, सोशल सिक्योरिटी का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। 2016 से गवर्नमेंट ने कई सारे चेंज किए हैं ताकि इकोनॉमी को फॉर्मलाइज किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है टैक्स पे करें, सोशल सिक्योरिटी इंश्योर करें। इसके लिए GST लाया गया ताकि रजिस्ट्रेशन हो सके फर्म का, ठीक है। तो एग्जाम इज ऑन जैसे इसका GST नंबर है, क्यों, एक तरह से फॉर्मल सेक्टर हो रहा है। कुछ समय बाद सोशल सिक्योरिटी मतलब जैसे PF हुआ, ESIC हुआ, ऐसी सर्विसेज भी दे सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि आप एक फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट बन गए। लेकिन स्टार्टिंग में क्या था, ये इनफॉर्मल था, सैलरी मिली नहीं मिली, सोशल सिक्योरिटी तो थी नहीं। तो इतना बस समझिए, गवर्नमेंट चाहती है कि इकोनॉमी जल्दी से जल्दी फॉर्मल हो सके ताकि वो मैक्सिमम लोगों को सोशल सिक्योरिटी का फ़ायदा दे सके और ये जो टैक्स इवेजन होता है इसको रोक सके। इम्प्यूट्स मतलब क्या होता है, ठीक है, इम्प्यूट्स का मतलब होता है मेरे ख्याल से प्रेरणा, ठीक है। बट वाई द इम्प्यूट्स फॉर फॉर्मलाइजेशन, लेकिन ये जो फॉर्मलाइजेशन संगठित करने की धारणा है, भाई इस पर जोर क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि जो फॉर्मल वर्कर्स होते हैं ये इनको आसानी से एक्सेस होता है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स का, चाहे वो EPF हो, ESIC हो, सब कुछ। देखे तो हमारा जो फिस्कल पर्सपेक्टिव है वो फॉर्मलाइजेशन के लिए है। फिस्कल वित्तीय पर्सपेक्टिव मतलब क्या होता है, पर्सपेक्टिव आपको पता ही है, पर्सपेक्टिव होता है परिप्रेक्ष्य, बहुत टफ हिंदी है, ठीक है। जो वित्तीय परिप्रेक्ष्य है वो फॉर्मलाइजेशन की तरफ ध्यान देता है, ठीक है। ड्रॉ फ्रॉम स्टैंड और थॉट एडवांस बाई सम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन है उन्होंने भी कहा है कि फॉर्मल इकोनॉमी बहुत बेस्ट होती है और ये इनफॉर्मल सेक्टर भले ही ये परसिस्टेंस हो
लेकिन फिर भी फॉर्मल इकोनॉमी इससे ज़्यादा कई जगह बेहतर रहता है। इनफॉर्मल सेक्टर आपको खाने के लिए दे देता है, लेकिन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स तो नहीं देगा। तो एक तरह से हमें फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहिए। बाकी आपको मेरे ख्याल से ये आज का आर्टिकल पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत इसमें थ्योरेटिकल है, कुछ फैक्चुअल है नहीं। हाँ, थोड़ा आप देख सकते हैं अगर कि फॉर्मल इकोनॉमी क्या होती है, इनफॉर्मल इकोनॉमी क्या होती है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अगर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, जो कि इस बात पर एग्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल डिफिनेशन फॉर्मल जॉब्स की क्या है, एटलीस्ट वन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट अगर आपको मिल रहा है तो आप फॉर्मल जॉब कर रहे हैं। तो वर्तमान में इंडिया का जो फॉर्मल वर्कर फोर्स है वो 9.7% है इंडिया के टोटल वर्कफोर्स का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेकार सा आर्टिकल है, और 2 ही 3 आर्टिकल आए थे आज, जिनमें से 2 मैंने ले लिए और एक तो बेकार ही था, कोविड से रिलेटेड था। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से इसको बंद ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपका भी इंटरेस्ट नहीं और मेरा बहुत कम इंटरेस्ट हो जाता है जब मैं एवरेज टाइम ड्यूरेशन देखता हूँ कि बहुत कम है। जो पीरियोडिक लेवल 4 सर्वे आया उसमें बताया 75% वर्कर जो है इनफॉर्मल सेक्टर के वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो कहीं जॉब भी नहीं कर रहे हैं, तो सोशल सिक्योरिटी कहाँ से मिलेगी। हाफ ऑफ द इनफॉर्मल वर्कर्स आर इंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। इन 75 में से जो हाफ इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर हैं वो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, रेहड़ी वाले हैं, पटरी वाले हैं, इस तरह के लोग हैं। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक रिपोर्ट बताया कि इकोनॉमी जो फॉर्मलाइज हो रही है वो पैंडेमिक के दौरान इनफॉर्मल सेक्टर, अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बताया इकोनॉमी जो है पैंडेमिक के दौरान फॉर्मलाइज हो रही है। इन्होंने क्यों बताया? क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर के जॉब बंद हो गए, लोगों ने ठेला लगाना बंद कर दिया, तो इनको लगा फॉर्मलाइज हो गए। अरे भैया, कैसे फॉर्मलाइज हो गए? जब वापस से आपका कोविड हटेगा तो वापस से ये लोग सड़कों पे आएंगे, फिर से बेचेंगे। तो ये बेवकूफ़ी भरी जो रिपोर्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दी थी उसकी भी बात की गई है इस आर्टिकल में। ठीक है, बाकी मेरे ख्याल से ये देखिए लिखा है द इनफॉर्मल सेक्टर विल परफोर्स स्प्रिंग बैक टू लाइफ सून। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि फॉर्मलाइजेशन हो गया इकोनॉमी का, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर घट गया है, लेकिन इनको नहीं पता है जैसे कोविड जाएगा वापस से सब कुछ नॉर्मल होगा तो इनफॉर्मल सेक्टर वापस मजबूरन, स्प्रिंग जैसे नहीं आपको जो लगा कि वापस आती है, वैसे ही इनफॉर्मल सेक्टर वापस आएगा। तो गवर्नमेंट को कई सारे स्टेप्स लेने चाहिए ताकि इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल सेक्टर में डाइल्यूट किया सके, चेंज किया जा सके। ठीक है, बाकी मेरे ख्याल से कुछ खास नहीं है। तो कल लास्ट एडिटोरियल रहेगा, मेरे ख्याल से कल भी ना रहे, मैं ESI ARD अब शुरू कर दूंगा। मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय एंड